हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आज आप करेंगे मुख्य सेविका भर्ती 2022 के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित मॉक टेस्ट नंबर 29। तो यहाँ भी आपको 25 प्रश्न करने को मिलेंगे और प्रश्नों का स्तर काफ़ी अच्छा होगा। आपको काफ़ी आनंद आएगा आज के प्रश्नों को देखकर और इनमें से काफ़ी प्रश्न आप पहले कर चुके हैं, तो वो भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो जितने भी आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो लगातार आपको कराए जाएंगे, रिपीटेड फॉर्म में कराए जाएंगे ताकि आपके दिमाग में वो प्रश्न बैठ जाएं और आने वाली आपकी परीक्षा में एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो। तो आपको अगर अपनी तैयारी पूरी करनी है तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक और निश्चित रूप से आपको बहुत ही ज्यादा फायदा मिलने वाला है आज के मॉक टेस्ट से। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो मुख्य सेविका भर्ती के ऑफिशियल सिलेबस पर आधारित ये मॉक टेस्ट है और यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मॉक टेस्ट नंबर 29 है और आज का आपका प्रश्न है कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया। प्रश्न है आज का आपका कि भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया। इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। भारत में पल्स पोलियो अभियान कब शुरू किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। ऑप्शन ए है आपका जीवन दर्शन से, बी है आपका व्यवहार से, सी है आपका अभिवृत्ति से और डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो पहले का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, जीवन दर्शन से प्रत्येक परिवार की जीवन शैली प्रभावित होती है। तो प्रत्येक परिवार की जीवन शैली जीवन दर्शन से प्रभावित होती है। समाज की बुनियादी इकाई परिवार है। परिवार व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो विवाह, रक्त अथवा गोद आदि के सूत्रों से आबद्ध है। वे एक ग्रह का निर्माण कर पति पत्नी, माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन के रूप में पारस्परिक प्रतिक्रिया एवं विचारों का आदान प्रदान करते हुए अपने संबंधित सामाजिक भूमिका का निर्वाह कर सामान्य संस्कृति का सृजन करते हैं। परिवार की आवश्यकता व मान्यता की सार्वभौमिकता को स्वीकार करते हुए यह तथ्य मानने में किसी को भी आपत्ति नहीं होगी कि परिवार मानव जीवन और समाज की आंतरिक आवश्यकता है। यह प्राकृतिक नियमों पर आधारित है तथा प्रत्येक सभ्यता द्वारा अनुमोदित एवं पोषित है। यह देश के विधान द्वारा स्वीकृत है। क्लियर है आपको। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। बताइए किसी गांव में परिवारों की संख्या उन परिवारों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। ए निश्चित समष्टि, बी वास्तविक समष्टि, सी अनुमानिक समष्टि और डी कोई नहीं। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आपको कमेंट कर बताना है कि किसी गांव में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष महिलाओं की संख्या का अनुपात यह उदाहरण है। तो दूसरे का सही ऑप्शन है आपका वो ए है, निश्चित समष्टि। क्या है, निश्चित समष्टि दूसरे का उदाहरण है। तो किसी गांव यानी कि विलेज में परिवार की संख्या उन परिवारों में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात निश्चित समष्टि का उदाहरण है। क्लियर है आपको।
आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, जो आपके लिए बेहद ही आसान होने वाला है। प्रश्न है, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में डाट 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 शामिल करके रोका जा सकता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, बी है कोलेस्ट्रॉल, सी है विटामिन सी और डी है प्रोटीन। तो प्रश्न है आपका, स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में शामिल करके रोका जा सकता है। तो क्या शामिल करके रोका जा सकता है, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्या है? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, विटामिन सी। क्लियर है आपको? विटामिन सी बिल्कुल सही उत्तर है तीसरे का। तो स्कर्वी रोग जिसके लक्षणों में मसूड़ों से खून आना शामिल है, उसे आहार में विटामिन सी शामिल करके रोका जा सकता है। क्लियर है आपको? तो ये उत्तर आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? बताइए। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? ए मादा मच्छर के काटने से, बी नर मच्छर के काटने से, सी पानी से, डी वायु से। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पीला बुखार यानी कि पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है? मादा मच्छर के काटने से, नर मच्छर के काटने से, पानी से या वायु से। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा चौथे का? तो चौथे का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। मादा मच्छर के काटने से पीला बुखार या पीत ज्वर फैलता है। तो पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग के कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एडीज जाति के मच्छर द्वारा होता है। क्लियर है आपको? बस धीरे धीरे करते रहिए। कुछ प्रश्न आपको बेहद ही आसान लगेंगे क्योंकि आपने काफी क्वेश्चन देख लिए हैं, काफी सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया है। और कुछ प्रश्न आपको कठिन भी लग सकते हैं, तो उनको देखकर घबराना नहीं है और आसान प्रश्न देखकर ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका पांचवा, ऊर्ध्वाकार गतिशीलता उस समाज का गुण होता है जो। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ए अर्जन आधारित है, बी जाति आधारित है, सी वर्ग विहीन है और डी जनजातीय है। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण है जो अर्जन आधारित है, जाति आधारित है या वर्ग विहीन है या जनजातीय है। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पांचवें का? तो पांचवें का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, अर्जन आधारित है। क्या है? अर्जन आधारित है। तो ऊर्ध्वाधर गतिशीलता उस समाज का गुण है जो अर्जन आधारित है। क्लियर है आपको? तो जब परिस्थिति एवं भूमिका में परिवर्तन के साथ साथ सामाजिक वर्ग परिस्थिति में भी बदलाव आ जाता है, तब इसे शीर्ष ऊर्ध्व सामाजिक गतिशीलता कहते हैं। क्लियर है आपको? दूसरे शब्दों में किसी सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न सामाजिक वर्गों अथवा परिस्थिति स्तरों के बीच होने वाला ऊर्ध्वगामी या अधोगामी परिवर्तन शीर्ष सामाजिक गतिशीलता का परिचायक है। अतः ऊर्ध्व गतिशीलता उस समाज में पाई जाती है जो अर्जन आधारित है। क्लियर है आपको? जो कमाई पर विश्वास करती है। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? यह भी आपने एक प्रश्न की पढ़ कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसका सही उत्तर देंगे। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है आपका हार्वर्ड स्पेंसर, बी है टीवी वोटोमोर, सी है ई दुखम, डी है एलटी हाबहाउस। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, इसका उत्तर बताइए। सामाजिक उद्विकास और सामाजिक प्रगति के बीच किसने भेद प्रस्तुत किया है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हार्वर्ड स्पेंसर या टीवी वोटोमोर या ई दुखम या एलटी हाब हाउस। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो छठे का सही ऑप्शन है आपका वो डी है। कौन सा है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, एलटी हाब हाउस। तो एलटी हाब हाउस एक प्रारंभिक ब्रिटिश समाजशास्त्री और सामाजिक दार्शनिक थे। स्पेंसर की भांति हाब हाउस भी उद्विकासवादी दर्शन के समर्थक विद्वान थे। उनका समस्त लेखन उद्विकासवादी सिद्धांत के रंग में रंगा हुआ
है और उन्होंने सामाजिक विकास और सामाजिक प्रगति के बीच भेद प्रस्तुत किया है। आपका अगला प्रश्न है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? बताइए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ऑप्शन ए है आपका एलिथ्रीन, बी पॉलीथीन, सी सल्फर, डी एसिटिलीन। तो बताइए, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन सा होता है? ए एलिथ्रीन, बी पॉलीथीन, सी सल्फर, डी एसिटिलीन। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। तो सातवें का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, एलिथ्रीन होता है। क्या होता है? एलिथ्रीन। तो मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन एलिथ्रीन होता है, ठीक है, एलिचिन होता है और ये एलिथ्रीन सिंथेटिक कीटनाशकों का एक समूह है। क्लियर है आपको? ये गलत लिखा है यहां पर, ठीक है, ये एलिथ्रीन ही सही है, यहां पर एलिथ्रीन होगा। क्या होगा? एलिथ्रीन। यह एक संश्लेषित पायराथ्राइड्स जो कि क्रिसेंथमस होगा, यहां पर ये था होगा, ठीक है, क्रिसेंथमस नामक फूल से प्राकृतिक रूप से प्राप्त किया जाता है। क्लियर है आपको? अगला क्वेश्चन है आपका, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? बताइए, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? ऑप्शन ए है आपका 4 डिग्री सेंटीग्रेड, बी है 6 डिग्री सेंटीग्रेड, सी है 7 डिग्री सेंटीग्रेड और डी है आपका 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बताइए, किस तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है? तो आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आठवें का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है आपको? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर बैक्टीरिया की वृद्धि रुक जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि आकार के आधार पर परिवार होता है 2 प्रकार का या 3 प्रकार का या 4 प्रकार का या 5 प्रकार का? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आकार के आधार पर परिवार होता है 2 प्रकार का होता है या 3 प्रकार का होता है या 4 प्रकार का होता है या 5 प्रकार का होता है? बताइए, 9वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 9वें का बी ऑप्शन आपका सही है, 3 प्रकार का होता है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3 प्रकार का होता है आकार के आधार पर परिवार। तो परिवार प्रत्येक समाज में पाया जाता है, चाहे वह समाज में परंपरागत हो, आदिम हो या आधुनिक हो। परिवार ही वो कारखाना है जहां व्यक्ति का निर्माण होता है। आकार के आधार पर परिवार निम्न प्रकार के होते हैं: एक एकल परिवार, बी संयुक्त परिवार, तीसरा विस्तृत परिवार। क्लियर है आपको? तो एकल परिवार, संयुक्त परिवार और विस्तृत परिवार। आपका अगला प्रश्न है, बाल विवाह एक है। बताइए, बाल विवाह एक क्या है? व्यक्तिगत समस्या है या सामाजिक समस्या है या पारिवारिक समस्या है या कानूनी समस्या है? बताइए, एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बाल विवाह एक है, क्या है बताइए? तो 10वें का सही ऑप्शन है आपका, वो बी है, सामाजिक समस्या है। क्लियर है आपको? सामाजिक समस्या है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो बाल विवाह एक सामाजिक समस्या है। बाल विवाह का तात्पर्य कम आयु में होने वाले विवाह से है। वर्तमान भारतीय कानून के अनुसार लड़कियों के लिए विवाह की आयु 21 वर्ष तथा लड़कों के लिए यह 21 वर्ष निर्धारित की गई है। तो लड़का लड़की के लिए वर्तमान में 21 वर्ष हो गई है। इस स्थिति में निर्धारित आयु से कम आयु होने वाले विवाह को अवैधानिक तथा बाल विवाह की श्रेणी में रखा जाता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है कि शारदा एक्ट संबंधित है। अब देखिए, पिछला क्वेश्चन जो आपने पढ़ा और ये आपका शारदा एक्ट वाला जो इसका डिटेल पढ़ेंगे तो जो बाल विवाह से संबंधित जितना भी होगा वो आपका पूरा सही हो चुका होगा। तो मैंने इसको हिंट दे दिया है, फिर भी आप बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। ये विधवा विवाह सही होगा या सती प्रथा होगा या बाल विवाह होगा या उपरोक्त सभी? तो शारदा एक्ट किससे संबंधित है बताइए? तो 11वें का सही ऑप्शन है आपका वो सी है, बाल विवाह से संबंधित है। क्लियर है आपको? बाल विवाह से संबंधित है शारदा एक्ट। क्लियर है आपको? तो बाल विवाह प्रतिबंधित अधिनियम 28 सितंबर 1929 को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में पारित हुआ। लड़कियों की विवाह की आयु तब 14 वर्ष निर्धारित की गई और लड़कों की विवाह की आयु तब 18 वर्ष निर्धारित की गई। इसके प्रयोजक हरविलास शारदा थे,
जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। अतः विकल्प ए सही है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं। तो बताइए ये सभी प्रकार किसके हैं? बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह या अनियंत्रित विवाह ये सभी किसके प्रकार हैं? एकल विवाह के हैं या प्रायोगिक विवाह के हैं या बहुविवाह के हैं या समझौता विवाह के हैं? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी प्रकार हैं, किसके हैं बताइए? तो 12 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, बहुविवाह के हैं। क्लियर है आपको? बहुविवाह के प्रकार हैं, सी ऑप्शन 12 का बिल्कुल सही है। तो बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी बहुविवाह के प्रकार हैं। कानून द्वारा बहुविवाह पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम के अनुसार कोई भी पुरुष एक पत्नी के जीते जी ना दूसरा विवाह कर सकता है और ना ही कोई एक स्त्री एक पति के जीते जी दूसरा विवाह कर सकती है। क्लियर है आपको? तो बहुपति विवाह या बहुपत्नी विवाह या समूह विवाह और अनियंत्रित विवाह ये सभी क्या हैं? बहुविवाह के प्रकार हैं। क्लियर है आपको? अच्छे से पढ़ते रहिए एक सकारात्मक सोच के साथ और निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? बताइए। रोहिणी यानी कि डिप्थीरिया, कालरा या मलेरिया या प्लेग? बताइए किससे होता है? चूहों से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? बताइए। बहुत ही आसान होने वाला है इसका उत्तर आपके लिए, और अगर आप इसको बता पा रहे हैं तो निश्चित रूप से आप सामान्य जानकारी रख रहे हैं अपने सिलेबस की और अपने आसपास क्षेत्र की चीजों की। तो बताइए 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 13वें का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, प्लेग का। क्लियर है आपको? तो इनमें से कौन सा सामान चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? तो प्लेग बीमारी चूहा से फैलने वाली बीमारी है। तो प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ यानी कि पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक रोडेंट प्राणियों प्राय चूहे का रोग है जो वर्सीनिया पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दस्त से लगता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निर्दालुता इनमें से किसके कारण होता है? बताइए। स्लीपिंग सिकनेस इनमें से किसके कारण होती है? बताइए। घरेलू मक्खी के कारण या मच्छर के कारण या सीसी मक्खी के कारण या सिकता मक्खी के कारण? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 14वें जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, सीसी मक्खी के कारण। क्लियर है आपको? तो निद्रालुता जिसमें बहुत ज्यादा नींद आती है, रोग या स्लीपिंग सिकनेस जिसे ट्रीपैनोसिया पैनोसोमियासिस के रूप में भी जाना जाता है, एक वेक्टर जनित परजीवी रोग है। यह जीनस ट्रिपोनोसोमा से संबंधित प्रोटोजोआ परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। यह सीसी मक्खी के काटने से मनुष्य में संचारित होते हैं। यह मक्खी उप सहारा देशों में पाई जाती है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है क्या कहलाती है? बताइए। वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है क्या कहलाती है? बताइए। मेनोरीजिया कहलाती है या एपीमेनोरिया कहलाती है या मेट्रोरेजिया कहलाती है या डिसमेनोरिया कहलाती है? बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है। बताइए। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, एपीमिनोरिया। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एपीमिनोरिया। तो वह स्थिति जिसमें मासिक चक्र की अवधि 21 दिन या इससे कम रह जाती है एपीमेनोरिया कहलाती है। इसे पॉलीमेनोरिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक असमान गर्भाशयी रक्तस्राव है जो प्रजनन क्षमता को प्रभावित करता है, क्योंकि ओवुलेशन आमतौर पर सामान्य अवधि से पूर्व हो जाती है। इसके प्रमुख कारणों में तनाव, रजोनिवृत्ति, असंतुलित आहार, हार्मोन असंतुलन, यौन संचरित विकार आदि शामिल हैं। क्लियर है आपको?
आपका अगला प्रश्न है, एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? बताइए। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? ऑप्शन ए है आपका रक्तस्राव की तीव्रता का, बी डिहाइड्रेशन का, सी उच्च रक्तचाप का, डी उप जटिलता का। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, जल्दी से बताइए। एक महिला की देखभाल करने के दौरान जिसका तात्कालिक गर्भपात हुआ था, नर्स को किसका आकलन करना चाहिए? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, रक्तस्राव की तीव्रता का। क्लियर है आपको? तो प्रसव या गर्भपात के दौरान स्त्रियों में से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। प्रसव के रक्तस्राव से ज्यादा खतरनाक रक्तस्राव स्त्रियों के गर्भपात में होता है। अतः गर्भपात वाली इस महिला की देखभाल करते समय उसके रक्तस्राव का अत्यधिक ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 17। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं, वो कौन से हैं? बताइए। केवल एक को छोड़कर निम्न सभी कथन गर्भावस्था में भ्रूण की मौतों के लक्षण को दर्शाते हैं, वो कौन से हैं? ऑप्शन ए है आपका गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, बी गर्भाशय तारीखों के लिए छोटा होना, सी योनि से भूरा स्राव निकलना, डी अल्ट्रासोनिक स्कैनर से भ्रूण का की धड़कन सुनना। बताइए 17वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो जो सही उत्तर है आपका 17 का वो सी है। क्लियर है? योनि से भूरा स्राव। तो गर्भावस्था में भ्रूण की मृत्यु गर्भपात कहलाता है। गर्भावस्था के लगभग 20 हफ्तों के दौरान यह दुर्घटना होती है। गर्भपात के दौरान महिलाओं में विभिन्न लक्षण दिखाई देते हैं। कौन कौन से हैं? पेट में दर्द एवं रक्तस्राव, माहवारी से अधिक पीड़ा का अनुभव, सफेद गुलाबी म्यूकस का स्राव, थक्के के रूप में योनि से ऊतक का बाहर आना, गर्भावस्था के लक्षण लुप्त होना, अल्ट्रासोनिक स्कैनर जांच में भ्रूण की धड़कन का न सुनाई देना, महिलाओं में भूरा स्राव किसी भी उम्र लगभग 45 वर्ष में हो सकता है, परंतु यह लक्षण विशेषता गर्भवती, किशोरी एवं सेक्सुअल सक्रिय महिलाओं में समानता देखने को मिली है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? बताइए। ये आज का आपका प्रश्न भी था और अगर आपने उसका उत्तर लिखा है, अगर ना लिखा हो तो अब तो उत्तर लिख दीजिएगा कि पल्स पोलियो टीकाकरण का अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? दिसंबर 1994 में, या दिसंबर 1995 में, या जनवरी 1994 में, या नवंबर 1996 में? तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का पहला चरण कब शुरू किया गया? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? 18वें का बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, दिसंबर 1995 में हुआ था। तो इसका उत्तर आप जरूर लिख दिएगा। पल्स पोलियो प्रतिरक्षण अभियान भारत में डब्ल्यूएचओ के वैश्विक पोलियो उन्मूलन प्रयास के परिणाम स्वरूप 1995 में पल्स पोलियो टीकाकरण पीपीआई कार्यक्रम आरंभ किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों में पोलियो को समाप्त करने के लिए हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो टीके ओपीवी की 2 खुराकें दी जाती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 19। लगाव से संबंधित वाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु का माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। बताइए। लगाव के से संबंधित बाल्वी के कारण बाल्वी के दृष्टिकोण के अनुसार नवजात शिशु की माता के साथ समीपता बनाए रखने के व्यवहार का कारण है। ए सीखना, बी आनुवांशिक, सी सहज प्रवृत्ति, डी प्रबलन। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो है सी, सहज प्रवृत्ति। क्लियर है आपको? तो सहज प्रवृत्ति के कारण नवजात शिशु माता के साथ समीपता बनाए रखता है। आपका अगला प्रश्न है 20। संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? ए मानसिक विकास, बी शारीरिक विकास, सी पारिवारिक विकास, डी पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी के अनुसार।
तो संज्ञानात्मक विकास किसके परिणाम स्वरूप विकसित होता है? एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है आपका डी, पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की थ्योरी। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध जीन पियाजे ने किया था। क्लियर है आपको? जीन पियाजे ने इस सिद्धांत में बालक के भीतर चलने वाली संज्ञानात्मक प्रक्रिया के विकास की व्याख्या की। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 प्रमुख अवस्थाएं बताई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। इनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहली बताई इन्होंने सेंसरी मोटर अवस्था, दूसरी बताई प्री ऑपरेशनल अवस्था, तीसरी बताई है कंक्रीट ऑपरेशनल अवस्था और चौथी बताई है फॉर्मल ऑपरेशनल अवस्था। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका 21वां। यह वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है, क्या कहलाता है? ए इम्यूनोग्लोबिन जी या इम्यूनोग्लोबिन एम या डी या ए, बताइए। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और माता की प्रतिरक्षा विकसित हो रहे भ्रूण तक स्थानांतरित कर देता है। तो 21 का सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? इम्यूनोग्लोबिन जी, क्लियर है आपको? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो वह इम्यूनोग्लोबिन जो प्लेसेंटा को पार कर सकता है और प्रतिरक्षित माता से विकासशील भ्रूण को स्थानांतरित कर सकता है, वो इम्यूनोग्लोबिन जी है। तो भ्रूण को मात्र आईजीजी एंटीबॉडी का प्लेसेंटा स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। आईजीजी एकमात्र ऐसा एंटीबॉडी वर्ग है जो मानव प्लेसेंटा को पार करता है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह है, क्या है, बताइए। रजोनिवृत्ति के पश्चात महिलाओं में हड्डी चटकने की मुख्य वजह क्या है? हार्मोन असंतुलन, बी ऑस्टियोपोरोसिस, सी ए बी दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। कौन सा है? सी बिल्कुल सही है, ए बी दोनों। तो रजोस्राव प्रवस्था के बाद स्त्रियों में मादा हार्मोन्स एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन मात्रा में काफी कम होती है। साथ ही अस्थियों में अस्थि खनिज घनत्व बीएमडी भी कम हो जाता है, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। इन दोनों कारणों के कारण रजोस्राव के पश्चात महिलाओं में अधिकांश हड्डी चटकती हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है 23। निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? यह भी प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, तो रिवीजन है आपका इस प्रश्न का। सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? ए 2001 को, बी 2004 को, सी 2005 को, डी 2008 को। तो एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, जल्दी से बताइए। निम्नलिखित में से किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया? तो 23 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, 2001 को। क्लियर है आपको? 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो देश के निर्माण में महिलाओं के योगदान को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। अगला प्रश्न है आपका 24। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया है? बताइए। विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया? वीट स्टीड ने या लूथर ने या कूले ने या प्रभु ने? तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन किसने दिया? तो 24 का सही ऑप्शन है आपका वो है बी है, लूथर। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो विवाह बीमार आत्माओं के लिए एक अस्पताल है, यह कथन लूथर द्वारा किया गया है, दिया गया है। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था, क्या करता था? शैक्षणिक कार्य या आर्थिक कार्य या धार्मिक कार्य या उपयुक्त सभी? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था। ए शैक्षणिक कार्य, बी आर्थिक कार्य, सी धार्मिक कार्य, डी उपयुक्त सभी। तो 25 का सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी।
तो प्रकार्यात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कुछ मूल उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। इन प्रकारों की पूर्ति के लिए परिवार के सदस्य परस्पर अधिकारों एवं कर्तव्यों से बंधे रहते हैं। परिवार की सांस्कृतिक विशेषता यह है कि यह समाज की संस्कृति की रचना, सुरक्षा, हस्तांतरण एवं संवर्धन में योग देता है। क्लियर है आपको? तो मध्य युग में परिवार निष्पादित करता था उपरोक्त सभी शैक्षणिक कार्य भी, आर्थिक कार्य भी और धार्मिक कार्य भी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपके पास सुनहरा मौका है अपने सपनों को पूरा करने का। अगर आपने मुखिया सेविका भर्ती में अपना स्थान पक्का करने का सपना देखा है, अगर आप अपनी मेहनत पर भरोसा करते हैं, तो आज ही जुड़े मुखिया सेविका गरिमा बैच से केवल 505 रुपए में। इसमें मिलेगी आपको सभी क्लास और पीडीएफ, जिनसे पढ़कर आपकी नौकरी होगी पक्की। तो देर किस बात की, गरिमा बैच से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। तो ये रहा आपका मॉक टेस्ट नंबर 29। कितना मजा आया आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के प्रश्नों का लेवल कैसा था और जो आपके रिवीजन वाले क्वेश्चन थे उनको देखकर आपको कितना सही लगा। क्या आपने रिपीटेड क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज आपके टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और लगातार बस पढ़ते रहिए, मेरी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी काबिलियत पर भरोसा कर रहे हैं और लगातार पढ़ते रहिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो देखा है तो जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। और मेरा एक दूसरा चैनल मैंने बनाया है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।